हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8th NCERT पॉलिटी का 5वां अध्याय न्यायपालिका पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। इसमें पहला है विधायिका। विधायिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। दूसरा आ जाता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है जो भी विधायिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाना और प्रशासन चलाना। तीसरा अंग है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है देश में न्याय व्यवस्था संभालना और संविधान की रक्षा करना। सरकार के जो ये तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों को संविधान से शक्तियां मिलती हैं और संविधान ने इन तीनों के कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन कर दिया है। यहाँ पर सरकार का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग पर अपना दबदबा कायम नहीं कर सकता है, ना ही दूसरे अंग को साइड में कर सकता है, ना ही उसे दबा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों अंगों की जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई हैं। संविधान ने पहले ही इनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया है और इन तीनों अंगों को जो अधिकार मिलते हैं, जो उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, वो संविधान से ही मिलते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि ये न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, साथ ही साथ संविधान की रक्षक भी है। अगर किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का एक लोकतांत्रिक संविधान है और लोकतांत्रिक संविधान में हमारे देश में कानून का शासन है, यानी विधि का शासन है। अर्थात कानून की नज़र में भारत के सभी नागरिक, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, मजदूर हों, IAS ऑफिसर हो, राष्ट्रपति हो, सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। यानी यहाँ का जो कानून है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है और जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कानून का उल्लंघन होता है तो एक यहाँ पर निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस निश्चित प्रक्रिया के लिए भी संवैधानिक प्रावधान वर्णित किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे फॉलो की जाती है। कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए या कानून के शासन को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है जो ये तय करती है कि देश जो है संवैधानिक प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग चलता रहे। तो इस व्यवस्था में हमारे यहाँ पर बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ पर नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। यानी नागरिकों को जब लगता है कि उनके अधिकारों का जब हनन हो रहा है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यायपालिका की जो भूमिका है वो यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका का जो मुख्य काम है वो है कानून के शासन की रक्षा करना। देखिए, न्यायपालिका के कार्यों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काम है इसका विवादों को निपटाना। तो न्यायपालिका के सामने मुख्यतः 4 प्रकार के विवाद आते हैं। एक तो नागरिक से नागरिक में होने वाले विवाद आ जाते हैं, नागरिक और सरकार के बीच में होने वाले विवाद आ जाते हैं, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवाद आ जाते हैं, और या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवाद आ जाते हैं। तो न्यायपालिका जो है इन 4 प्रकारों के विवादों का निपटारा करती है और इन विवादों को हल करने की क्रियाविधि या जो प्रोसेस है वो इन्हें प्रोवाइड करती है कि कैसे ये विवाद सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पर विवादों की किस्म बताई गई है और उनका यहाँ पर एक एक उदाहरण दिया गया है। जैसे केंद्र, कई बार क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली जो है, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर दिल्ली में जो है, यहाँ की जो राज्य सरकार है उसको पूरी तरह से एक राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के हाथ में हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो पुलिसिंग होती है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिल्ली को एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो कई बार क्या होता है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है और कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है कि इन्हें न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ता है। कई ऐसे मुद्दे हुए भी हैं। तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो अधिकारों के बंटवारे को लेकर विवाद है, ये केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का उदाहरण है। 2 राज्यों के बीच विवाद का उदाहरण जो है आपने सुना होगा, कावेरी नदी के जल विवाद का सबसे लंबा इतिहास रहा है भारत में। कावेरी नदी जल विवाद जो है काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुराना जो है जल विवाद का विषय रहा है और यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसके पानी को लेकर अक्सर विवाद होता है। तो इनके बीच में चलने वाला ये विवाद है, ये एक मुकदमा कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा चुका है। या फिर कई बार ये भी होता है कि 2 नागरिकों के बीच में विवाद हो जाए। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे घर का एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 भाई हैं, उनके बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। तो इस तरह का जो विवाद है ये 2 नागरिकों के बीच में होने वाला विवाद है। एक चौथे प्रकार का विवाद ये है कि नागरिक और सरकार के बीच में। देखिए, आपने जैसा कि जानते हैं कि जो सरकार है, यानी जो मौजूदा सरकारें होती हैं, कई बार वो संविधान को ताक पर रखकर या संविधान को साइड में करके
अपनी मनमानी चलाने लगती हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो उनके शासन के लिए खतरा है या जो उनकी आलोचना कर रहा है, उनकी पार्टी की आलोचना कर रहा है, तो वो उसे मनमाने ढंग से उस पर मुकदमा दायर करना या उस पर प्रताड़ना करना, इस तरह का काम करती हैं। तो कई बार नागरिक और सरकार के बीच में भी विवाद ठन जाते हैं। जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाला मामला आपने सुना होगा, जिसमें कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक दिया था। तब ये यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुँचा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि यहाँ पर यात्रा करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। तो ये नागरिक और सरकार के बीच विवाद का एक उदाहरण है। कई बार विवाद ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कार्यपालिका या विधायिका मिलकर कुछ ऐसे कानून बना देती है जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहे होते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो संविधान की रक्षक है, मौलिक अधिकारों की रक्षक है। तो यहाँ पर जो संविधान का उल्लंघन करने वाले जो कानून होते हैं, न्यायपालिका उनको खत्म करती है या उनको सीमित कर सकती है। तो एक ऐसा ही मामला है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला, जिसमें IT एक्ट की धारा 66 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि ये जो धारा थी वाक और अव्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित कर रही थी। इसी वजह से इस धारा को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ विवादों की किस्म और उनके यहाँ पे उदाहरण हैं। तो ऐसे आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये विवाद किससे संबंधित है। सेकंड, यहाँ पर न्यायपालिका का जो सबसे अहम रोल है वो है न्यायिक समीक्षा करना। देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब ये है कि सरकार या संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो संविधान में दिए हुए आदर्श और मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से कोई कानून पारित कर दे और वो कानून जो है संविधान के नियमों और मूल्यों की अवहेलना कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और वहाँ पर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की ताकत होती है, तो वो उस कानून की समीक्षा करती है। अगर न्यायपालिका ये पाती है कि ये कानून देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो वो इसे रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, अगर इसका उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है ये मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। कई बार संविधान के ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, जिनमें विरोधाभास आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, संविधान की व्याख्या यही करती है। आधारभूत ढांचे के बारे में हम लोग 9th में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, आधारभूत ढांचे वाला जो मामला है ये आपने सुना होगा 1973 का जो केशवानंद भारती मामला था। इस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, जो कि आज तक के न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच है। और इस बेंच में 7-6 से निर्णय दिया गया। इस निर्णय में संविधान का जो आधारभूत ढांचा है या संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी कानून जो संविधान के आधारभूत ढांचे को क्षति पहुँचा रहा है तो वो कानून रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी मामले से, यानी केशवानंद भारती मामले से ही संविधान के आधारभूत ढांचे वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकार जो मिले हैं हमें संविधान में, फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं, उनकी रक्षक भी है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, आपने हाकिम शेख का उदाहरण पढ़ा होगा, क्लास 6 में हाकिम शेख का उदाहरण दिया है कि हाकिम शेख के मजदूर थे और ट्रेन से यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। तो ये जब इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है तो एक सरकारी अस्पताल में कह दिया कि भाई हमारे यहाँ तो बेड ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बेड नहीं है, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। दूसरे सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली, वहाँ पर भी ये मना कर दिया कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, आपकी हालत ज़्यादा गंभीर है। तो ये कई जगह भटकते रहे। बाद में चूंकि ये मजदूर थे तो ये एक मजदूर यूनियन से जुड़े हुए थे, तो बाद में क्या है, इनकी जो मजदूर यूनियन है उसके कुछ लोग इनके मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो वो मामला जो है यहाँ पर उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपनी टिप्पणी करता है, फैसला सुनाता है। तो ये जो मामला आप देख रहे हैं वही मामला है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो यहाँ पे हाकिम शेख वाली इसमें कहानी जुड़ी हुई है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला दिया था कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यानी यहाँ पर राज्यों को निर्देश दिया गया कि राज्य जो है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी प्रबंध करेगा।
इसके अलावा हाकिम शेख के साथ जो भी दुर्घटना हुई, जो भी सरकारी अस्पतालों ने ज्यादती की, तो इसको लेकर इन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि आप इनकी क्षतिपूर्ति करेंगे और इन्हें मुआवजा भी देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इसमें सुनाया था। तो ऐसे करके हमने जान लिया कि न्यायपालिका का क्या 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 काम देखती है। अब बात कर लेते हैं देश में स्वतंत्र न्यायपालिका होना क्यों जरूरी है, यानी एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में क्यों जरूरी है। एक कंडीशन आप इमेजिन कीजिए, अपने मन में आप एक कहानी इमेजिन कर रही है कि मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई विधायक या सांसद है, और वो विधायक या सांसद इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपके खेत पर या आपके घर पर कब्जा जमा लेता है। उसने आपके घर पर या खेत पे कब्जा जमा लिया है। अब आप किसके पास जाएंगे? आप न्यायालय की शरण में जाएंगे। अब चूंकि जो विधायक या सांसद इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी जात के अन्य सांसद भी हैं, और उसकी जात के सांसदों की ने देश में सरकार बना रखी है या राज्य सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि जजों का ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, जजों पर आक्रमण भी करवा सकता है, हमला भी करवा सकता है। कोई भी जज उसके खिलाफ कोई फैसला देने को रेडी नहीं होते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा सुनने को रेडी नहीं होते हैं। उल्टा जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको ही कह देते हैं कि आप तो फालतू में बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। तो क्या होगा? तो हमें न्याय नहीं मिल पाएगा और न्यायपालिका की जो गरिमा है उसका हनन होगा। भाई, संविधान में जो हमें एक स्पष्ट न्यायपालिका दी है, स्वतंत्र न्यायपालिका दी, वो न्यायपालिका नहीं हो पाएगी, न्याय नहीं कर पाएगी। तो हमारे संविधान में जो सरकार के तीनों अंग हैं, इनके बीच में जो शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है, वो संविधान ने इसीलिए किया है ताकि सरकार का कोई भी अंग न्यायपालिका को दबाने ना पाए। यहाँ पर न्यायपालिका की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार न्यायालय के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो भारतीय संविधान ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये बनी रहे, ताकि अमीर या ताकतवर लोग जो हैं ये न्याय को प्रभावित ना कर सकें। और इस स्वतंत्रता का जो पहलू है वो है शक्तियों का बंटवारा, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यानी यहाँ पर अदालतें जो हैं ये सरकार के अधीन नहीं हैं और ना ही वो सरकार की ओर से काम करती हैं। यानी जो भी न्यायपालिका है या जो अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यों की हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, इस सरकार के अधीन नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारों से इन्हें फर्क नहीं है, ना ही ये सरकार की ओर से काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सभी न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति में भी सरकार का दखल जो है वो बहुत कम होता है। यानी यहाँ पर नियुक्ति प्रणाली जो है बिल्कुल अलग है। इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे कैसे जज नियुक्त होते हैं। इन्हें जो हटाने की प्रोसेस है, यानी महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है, वो भी आसान नहीं है, वो भी कठिन है, वो भी संसद के थ्रू होती है, तो वो भी बहुत आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, और स्वतंत्र न्यायपालिका होने का मतलब ही यही है कि इसी वजह से ये बिना किसी दबाव में, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी साख वाला व्यक्ति क्यों ना हो, विधायक या सांसद हो, न्यायपालिका की नज़र में कोई व्यक्ति अगर दोषी है, अगर उसने अपराध किया तो वो उसे दंडित करती है। आपके भारत में ऐसे बहुत सारे विधायक और सांसद हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं, हवालात में हैं, जेल में हैं, बंद हैं। तो इसी बात का उदाहरण है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्ट्रॉन्ग न्यायपालिका है। यहाँ पर शासन उसे दबा नहीं सकता है। आगे यहाँ भारत में अदालतों की संरचना के बारे में बताया गया है। आपके सामने यहाँ पर एक इमेज दिया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये इमेज एक पिरामिड को दर्शा रहा है, और इस पिरामिड का जो आधार है, यानी पिरामिड का जो बेस है, ये बेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को दर्शा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला अदालतों को दर्शा रहा है। पिरामिड का जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये राज्यों के हाई कोर्ट्स को, यानी राज्यों के उच्च न्यायालय को दर्शा रहा है। पिरामिड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है जो आप देख पा रहे हैं, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दर्शा रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जो है हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। यानी हमारे भारत में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है उसको इससे निचले की जो अदालतें हैं उनको मानना पड़ता है। यानी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उस जजमेंट को हाई कोर्ट को भी मानना होगा और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको भी मानना होगा। ठीक ऐसे ही हाई कोर्ट ने मान लीजिए कोई फैसला दिया, तो हाई कोर्ट के फैसले को सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस व्यवस्था में हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा को लड़ रहा है और अधीनस्थ न्यायालय में
उस मुकदमे को लेकर जो जजमेंट सुनाया गया है उस जजमेंट से वो संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है आगे जाके अपील कर सकता है, वो जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और मान लीजिए हाई कोर्ट ने भी उस मुकदमे को लेकर उसके पक्ष में फैसला नहीं दिया, तो वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे को ले जा सकता है और वहाँ पर सुनवाई करवा सकता है। तो यहाँ पर हमारे भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। और जो हमारी जो अदालतें हैं ये 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें हैं, जो कि आपने इमेज में देख ली हैं। सबसे निचला जो स्तर है, जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है, ये जिला या निचला स्तर की अदालतें होती हैं। देखिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, इन कोर्ट्स में लोगों का जो ताल्लुक है, लोगों का जो आना जाना है, सबसे ज़्यादा होता है। इन्हें जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से इन्हें बुलाया जाता है। ये जो अदालतें हुए जिला या निचले स्तर पर, ये अदालतें जो आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा भारत का जो प्रत्येक राज्य है ये जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। देखिए, सबसे निचले स्तर की जो अदालत होती है जिला अदालत होती है, और जिला अदालत में भी कुछ छोटी छोटी न्यायालय उसके नीचे भी होती हैं। लेकिन जिला अदालत का जो सबसे प्रमुख होता है वो जिला न्यायाधीश होता है। जिला के ऊपर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य स्तर की अदालतें आ जाती हैं, राज्य स्तर आ जाता है। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और ये जो है राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अर्थात कि राज्य के जितने भी जिला स्तर के न्यायालय हैं, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर होता है। हमारे भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किए गए, इसके बारे में यहाँ पर इतिहास दिया हुआ है। हमारे भारत में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई है ये औपनिवेशिक शासनकाल में हुई है। हमारे भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। और उस समय तीनों शहर जो थे प्रेसिडेंसी शहर थे। प्रेसिडेंसी का मतलब प्रशासनिक शहर हुआ करते थे। दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्थापना है 1966 में हुई है। अभी प्रेजेंट में हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर हमारे देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन 25 हाई कोर्ट क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, वो चंडीगढ़ में है। ऐसे पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों जो हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को शेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ हाई कोर्ट की संख्या 25 है। आप लोग जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य को विघटित करके तेलंगाना राज्य से निकाला गया था। शुरुआत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का जो उच्च न्यायालय था वो हैदराबाद में था। लेकिन जब बाद में आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी बना दी गई है, अमरावती बना दी गई है, तो अमरावती में 1 जनवरी 2019 को हाई कोर्ट स्थापित करवाया है। तो ऐसे करके जो अमरावती वाला जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश के लिए, ये हमारे भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। यानी कि जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती है। चूंकि उच्च न्यायालय जो होते हैं ये राज्य की राजधानियों में स्थापित कराए जाते हैं या राज्य के किसी प्रमुख शहर में स्थापित होते हैं। अब चूंकि गरीब आदमी के पास पैसा भी नहीं होता है, इतना समय भी नहीं होता है कि वो यहाँ तक पहुँच पाए, तो कई बार क्या होता है वो न्याय से वंचित रह जाता है। तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके तहत न्यायालयों की बेंच स्थापित करवाई गई, हाई कोर्ट्स की बेंच स्थापित करवाई गई। बेंच का मतलब उसकी एक शाखा स्थापित करवाई गई है। जैसे आपने यूपी के अगर निवासी हैं तो आपने सुना होगा आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, वो प्रयागराज में है, लेकिन उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। लखनऊ के लगभग आसपास के 15 जिलों को कवर करती है। यानी लखनऊ के आसपास के जो लगभग 15 जिलों के लोग हैं वो लखनऊ बेंच में जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ या बेंच भी है, जैसे कि प्रयागराज की है। प्रयागराज की खंडपीठ जो है लखनऊ में है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सबसे शीर्ष स्तर वाले न्यायालय की, जिसको सबसे ऊपरी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जो कि हाई कोर्ट्स के भी ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है देश की सबसे बड़ी अदालत है और ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए, देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है इसके अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी मानना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। ये स्थापना उसी दिन हुई है जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो औपनिवेशिक शासनकाल में जो फेडरल कोर्ट था उसका ही उत्तराधिकारी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। यानी कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कि जो हमारा औपनिवेशिक काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसके तहत संघीय न्यायालय के स्थापित करवाया गया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था। और बाद में यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, जब देश आज़ाद हो गया है, संविधान लागू हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हो गया था। क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान में रखे गए थे। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1937 से 1949 तक चला है, इसकी भांति शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट था, ये पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। देखिए, जो औपनिवेशिक काल में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था वो संसद भवन के भीतर ही था। संसद भवन के भीतर जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, वहीं पर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। और जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो सर्वोच्च न्यायालय भी उसी कोर्ट में ही जारी रहा है। फिर 1958 में इसकी नई इमारत बन गई है, तब यहाँ पर 1958 में से नई बिल्डिंग में से स्थानांतरित कर दिया है। यानी आज बिल्डिंग आप इसकी देख रहे हैं, उस बिल्डिंग में ये सर्वोच्च न्यायालय जो 1958 में पहुंचा है, उससे पहले ये संसद भवन में ही था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश CJI HJ कानिया थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। HJ कानिया थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में बना था, उस समय हमारे देश में कुल 8 जज थे। सुप्रीम कोर्ट में उस समय 8 जज थे, यानी एक तो CJI थे और 7 अन्य जज हुआ करते थे। तो उस समय 8 जज हुआ करते थे। वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश भी हैं। यानी अभी जो है एक तो CJI है, इसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ऐसे करके कुल न्यायाधीशों की संख्या जो सर्वोच्च न्यायालय में है वो 34 है। आपकी किताब में यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी कितने इनके स्वीकृति पद हैं अभी वर्तमान में, और कितने लोग कार्यरत हैं और कितने पद इनके रिक्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में अभी स्वीकृत पद जो है 34 हैं, और हमारे यहाँ 34 के 34 सुप्रीम कोर्ट के जज भी काम कर रहे हैं, एक भी रिक्त पद नहीं है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो स्वीकृत पद हैं वो 1108 हैं। इनमें से 775 लोग कार्यरत हैं और 333 यहाँ पर इनके पद रिक्त हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की जाए, यानी जिला और अधीनस्थ न्यायालय की बात की जाए, तो इनके 25,042 पद हैं। इनमें से 19,192 कार्यरत न्यायाधीश हैं और इनमें से भी 5,850 न्यायाधीशों की पोस्ट खाली है। तो ये आंकड़ा जो है सन 2022 का आंकड़ा है, हालांकि तब से आंकड़ा चेंज हुआ होगा। तो यहाँ पर आपकी किताब में चूंकि आंकड़ा था तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया है। हमने न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों को तो जान लिया, अब हम यहाँ पर भारत में जो विधि व्यवस्था है इसके प्रकार जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की विधि व्यवस्था है। तो भारत की जो विधि व्यवस्था है ये मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड की गई है। एक तो फौजदारी कानून है, इनको क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, और दूसरा है इसमें दीवानी कानून, इनको सिविल लॉ कहा जाता है। फौजदारी कानून में क्या आता है, यहाँ पर ऐसे व्यवहार या ऐसी क्रियाएं जो समाज में होने वाले अपराधों से संबंधित होती हैं उनको फौजदारी कानून में रखा जाता है। जैसे कि चोरी, दहेज के लिए किसको प्रताड़ित करना, मारपीट करना या जान से मारने का प्रयास करना, उसको जान से मारने की धमकी देना, किसी का रेप करना, हत्या कर देना। तो यहाँ पर फौजदारी कानून का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसे कृत्य जो समाज में अपराध माने जाते हैं वो फौजदारी कानून में आते हैं। दीवानी कानून क्या होता है, दीवानी कानून का संबंध जो है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। यानी यहाँ पर समाज का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या व्यक्ति विशेष का है। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो दीवानी कानून में आएगा। जैसे मान लीजिए जो जमीन बिक्री के मामले हैं, जमीन की खरीद फरोख्त के मामले हैं, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का मामला है। कोई चीज़ की खरीदारी है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और वो चीज़ जैसा कि फीचर्स उसके दिए गए थे उसके अनुरूप नहीं निकली, तो ये भी आपका निजी मामला है, समाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रेंट के मामले हैं, किराया मामला है, जैसे कई बार क्या होता है किराएदार किराया भी नहीं दे रहा है, मकान भी नहीं खाली कर रहा है, तलाक से संबंधित मुकदमे हैं। तो ये जो मामले होते हैं ये दीवानी मामले हैं, यानी यहाँ पर व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना हो रही है, तो ये दीवानी कानून में आएंगे। फौजदारी कानून की प्रक्रिया ये कहती है अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो कि समाज की नज़र में अपराध है
तो यहाँ पर सबसे पहले आमतौर पर FIR कराई जाती है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस जो है अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। वहीं दीवानी कानून की बात करें तो यहाँ पर जो भी पक्ष प्रभावित होता है, जैसे मान लीजिए कोई किरायादार है, किराएदार मालिक से प्रभावित है या मकान मालिक किराएदार से दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, अपनी ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर करेगा। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार जो है ये मुकदमा दायर कर सकते हैं। फौजदारी कानून में क्या होता है, फौजदारी कानून में क्या एक्शन लिया जाता है, अगर यहाँ पे व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है, और अगर उसका अपराध ऐसा है जो क्षमा हो सकता है लेकिन उसने अपराध किया है, समाज में उसको निंदनीय माना जाता है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर दीवानी कानून में यहाँ पर जेल जाने का प्रावधान नहीं है। दीवानी कानून में जेल जाने का प्रावधान ऐसे है, जैसे मान लीजिए किराएदार और मकान मालिक का विवाद है, यहाँ पे किराया विवाद है। अब किराया विवाद में किराएदार जो है मकान मालिक का सर फोड़ दे, तो यहाँ दीवानी के साथ साथ फौजदारी भी बन जाएगी। आपने सुना होगा, जैसे आपका जो है पैसे का लेन देन था, उसमें आपने मारपीट कर दी, उसके चाकू भोंक दिया पेट में, तो वो दीवानी से फौजदारी का मामला बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे तलाक का मामला है, सेपरेट होना है कोई बात नहीं, लेकिन आपने महिला के साथ मारपीट कर दी, तो यहाँ तलाक के साथ साथ जो है जो दहेज के लिए प्रताड़ना, ये भी लग जाएगा। तो यहाँ पर दीवानी कानून जो है ये फौजदारी में कन्वर्ट हो सकता है, दीवानी के साथ साथ फौजदारी लग सकता है। ऐसा नहीं है अगर दीवानी का मामला है तो दीवानी चलेगा। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है जो फौजदारी में आ रहा होगा तो आपके साथ आपको दीवानी के साथ साथ फौजदारी भी भुगतनी पड़ेगी। दीवानी में क्या होता है, दीवानी में अदालत ने राहत की व्यवस्था दी है। जैसे मान लीजिए आपका पैसे का लेन देन है, किसी बीमा कंपनी के साथ आपका पैसे का लेन देन है, तो यहाँ पर अंततः क्या होता है, सेटलमेंट होता है। आपको जो मुआवजा वगैरह होता है वो कोर्ट प्रोवाइड करती है या सेटलमेंट का एक बीच का रास्ता निकालती है। जैसे हम मकान मालिक के संदर्भ में बात की गई है, उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है, तो अदालत यहाँ पर आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान जो है खाली कर दे और जो बाकी किराया वो चुका कर जाए। तो यहाँ पर दीवानी कानून में आमतौर पर सजा नहीं होती है, लेकिन दीवानी कानून में अगर आपने दीवानी का कोई मामला है उसमें आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि फौजदारी से संबंधित है, तो फौजदारी भी लग जाएगा, तो उसमें सजा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर जनहित याचिका और न्याय तक पहुँच, इसके बारे में बात की गई है कि जनहित याचिका क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने संविधान में पढ़ा है कि हमारे संविधान ने भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, और किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन आप एक बात ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बड़ी आसान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई केस लड़ना है उसके लिए वकील भी हायर करना पड़ेगा, वकीलों की भी मोटी फीस होती है। जैसे जैसे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फीस बढ़ती जाती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे एक एक हियरिंग की लाखों रुपए फीस होती है। तो आम आदमी की बस की बात नहीं है, गरीब आदमी कैसे भाई अरेंज करेगा ये सब चीज़ें। यानी यहाँ पर न्याय एक तरह से बिकता है भारत में, ये बात आप लोग जानते हैं कि न्याय भी एक प्रोफेशन है, पेशा है, जहाँ पर महंगे महंगे वकील हैं। आपने देखा भी होगा, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, लाखों रुपये फीस है उनकी। तो एक गरीब या आम आदमी के लिए ये अफोर्ड करना मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में जो गरीब आदमी है या ऐसा तबका जो वंचित है वो न्याय से भी वंचित रह जाएगा। भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो वो न्यायपालिका की चौखट तक जा ही नहीं पाएगा, वो न्याय हासिल ही नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से उसके जो अधिकार है उनका हनन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने ऐसी व्यवस्था यहाँ पर एक तैयार की जिसके तहत मान लीजिए कोई पीड़ित समुदाय या पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहा है तो उसकी तरफ से कोई उसका शुभचिंतक उस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को जनहित याचिका का नाम दिया गया। बशर्ते यहाँ कंडीशन ये दी गई है कि ऐसा मामला जो है जनहित से जुड़ा हुआ हो। जनहित का मतलब ऐसा मामला जो हो, ऐसा ना हो कि व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामले के मामले में नहीं होगा, जनहित का मामला है। जैसे मान लीजिए दलित व्यक्तियों की जमीन अगर हड़प ली है किसी क्षेत्र में, तो दलित व्यक्तियों का एक सामूहिक एक अधिकार के तहत चला जाए कोई व्यक्ति, तो वो हो जाएगा। बंधुआ मजदूर हैं तो बंधुआ मजदूरों की तरफ से कोई व्यक्ति चला जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो यहाँ पे जनहित याचिका माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही सब कहानी बताई गई है कि सिद्धांत है भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जा पाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी जो प्रक्रिया है ये न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत इसमें पड़ती है, बल्कि इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था यहाँ पर डेवलप की है। देखिए जनहित याचिका को
इम्प्लीमेंट करने का जो श्रेय है वो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों को जाता है। एक तो है न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और दूसरे हैं न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में पीआईएल को लाने का श्रेय या पीआईएल की अवधारणा साकार करने का श्रेय किसको जाता है, किन न्यायाधीशों को जाता है, तो इन लोगों को जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर यूपीएससी पीसीएस परीक्षा में इनका नाम पूछा जाता है। पी.एन. भगवती तो कॉमनली पूछे ही जाते हैं, तो पी.एन. भगवती के साथ साथ आपको बी.आर. कृष्ण अय्यर का भी नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीश रहे थे। तो इन्होंने भारत में पीआईएल की जो अवधारणा थी इसको स्टार्ट किया था। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन लोगों को न्याय दिलाना है जो गरीबी या अज्ञानता की वजह से स्वयं अदालत नहीं जा सकते हैं। तो इनकी ओर से कोई शुभचिंतक व्यक्ति, कोई समाजसेवी व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इनके अधिकारों को लेकर जा सकता है। न्यायालय ने जो है किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मान लीजिए दलित समाज के लोग हैं। अब दलित समाज के लोग वैसे भी आर्थिक रूप से बहुत निम्न स्तर के हैं, सामाजिक श्रेणी में भी लोग उन्हें निम्नतर मानते हैं और उनके साथ कोई वारदात हो जाती है, वैसे भी बेचारे सदियों से सताए हुए लोग हैं और उनके पास ना तो पैसा है ना साधन है, तो ऐसे में वो कैसे न्याय हासिल करें? तो उनकी ओर से कोई समाज से भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट डाल सकता है, याचिका लगा सकता है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। यहाँ पर यह भी बात जान लीजिए कि जो जनहित याचिकाएं होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लगाई जा सकती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं लगती हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम से पत्र या ईमेल ये भी अगर डाल देता है तो उसको भी जनहित याचिका माना जाता है। ये सब करने का जो प्रयोजन है वो ये है कि न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ न्याय की अवधारणा से अछूता ना रहे, सभी को न्याय मिले। जनहित याचिका ने कुछ अहम योगदान भी दिए हैं। जनहित याचिका आने के बाद कुछ अहम मुद्दे सॉल्व भी हुए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी कई ऐसे कैदी थे जिनको रिहा नहीं किया गया, तो कैदी रिहा नहीं हुए थे तो इस वजह से एक पीआईएल डाली गई, तो यहाँ पर इसके जरिए इनको रिहा करवाया गया। तो यहाँ पर जनहित याचिका का इस्तेमाल करके ये सब काम हुए हैं, बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने में या जो कैदी जेल में सजा काट रहे हैं सजा पूरी होने के बाद भी और बाहर निकल रहे हैं उनको निकालने का काम हो, इसमें जनहित याचिका ने अहम योगदान निभाया है। एक और मामला है जनहित याचिका से जुड़ा हुआ और ये है भोजन के अधिकार का, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कहानी दी हुई है कि ये बात है सन 2001 की। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर वाला सूखा पड़ता है, भयंकर वाला सूखा पड़ता है और सूखा पड़ने की वजह से क्या होता है, फसल होती नहीं है। फसल की जब पैदावार नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, बारिश लंबे समय तक नहीं होगी, पानी का भी संकट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जानवर भी मरने लगते हैं। जो किसान आदमी हैं फसल पे ही निर्भर है, फसल हुई नहीं है, अब अपने जानवरों को क्या खिलाए, ऊपर से पानी की भी किल्लत है। तो यहाँ पर लाखों लोग जो थे भुखमरी की कगार पर पहुँच गए थे। सेम उसी टाइम में ये भी हाल था कि राजस्थान और उड़ीसा सरकार के पास जो इनके सरकारी गोदाम थे वो अनाजों से भरे हुए थे और वहाँ पर जो अनाज था वो चूहे खा रहे थे, वेस्टेज हो रहा था। इसके बावजूद भी यहाँ पर राज्य सरकारें जो थी ये गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर उदासीन थी, उन्हें चिंता ही नहीं थी बिल्कुल, वो तो एकदम मस्त है अपनी मस्ती में। तो इस स्थिति को देखते हुए एक यहाँ पर संगठन है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ यानी PUCL नामक एक संगठन है। इसने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और इस याचिका में यानी PUCL ने यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 में जो दिए गए जीवन का जो मौलिक अधिकार है इसमें भोजन का अधिकार भी है। भाई कोई व्यक्ति बिना भोजन के जिंदा कैसे रहेगा? भाई अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो उसके जीवन का जो मौलिक अधिकार उसका मतलब ही क्या रह जाएगा? इन्होंने ये बात अपनी याचिका में लिखी और ये बात तर्क भी वैलिड है। अगर आपको भोजन ना मिले तो जीवन के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को तलब किया कि भाई आप बताओ, ये याचिका हमारे पास आई है, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्य सरकारों ने शुरुआत में तो बड़ा हाथ अपने फैला के दिखा दिए कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे मदद कर पाएंगे। इधर पे जनहित याचिका दायर करने वाले जो लोग थे उन्होंने प्रॉपर एविडेंस भी दिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। राज्य सरकारें जो अपनी गलती छुपा रही हैं, इनके गोदाम जो हैं भरे पड़े हैं, इनके स्टॉक के रिकॉर्ड जो हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें इनके गोदाम फुल हैं, वहाँ पे अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई, इनकी जो संसाधनों की कमी वाली जो दलील थी उसको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व है, गवर्नमेंट का दायित्व है। राज्य जो है सभी को भोजन सुनिश्चित कराएगा, सभी को भोजन उपलब्ध कराएगा।
इसीलिए अदालत ने या राज्य को ये आदेश दिया कि वह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो भी स्कूल हैं उनमें दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील सहित और जो अन्य लोग हैं इनको भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, हमने 6 में भी बताया था कि भारत में जो MDM योजना थी, मिड डे मील योजना थी, वैसे तो ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। तमिलनाडु में 1950 के दशक में या 60 के दशक में वहाँ पे स्टार्ट हुई थी और ऑफिशियली केंद्र सरकार ने जो है इसको 1995 में स्टार्ट किया था, 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट किया था। हालांकि कई राज्यों ने इस योजना पर ध्यान ही नहीं दिया था, बिल्कुल उदासीन थे। उनका ये था कि केंद्र की योजनाएं लागू करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब ये जनहित याचिका गई है और जब ये समय चल रहा है, यहाँ पर सूखे वाला समय चल रहा है, अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है, सभी को कड़ी फटकार लगाई है कि आप एक तो यहाँ पर लोगों को भोजन मुहैया कराएं, यानी यहाँ पर आप सबको भोजन की उपलब्धता कराएं, साथ ही साथ जो मिड डे मील स्कीम है इसको स्ट्रिक्टली लागू करें। आप जो अब तक मनमानी चला रहे हैं ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राज्य की केंद्र की स्कीम है, कई राज्य उस समय ऐसे भी थे। जैसे मिड डे मील का नाम आपने सुना होगा कि मिड डे मील में जो होता है, मध्याह्न जो भोजन होता है वो पका हुआ भोजन, तैयार भोजन बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। उस समय क्या था, उस समय कई राज्य ऐसे थे, 1995 में केंद्र सरकार ने मिड डे मील लागू कर दिया है। उसके बाद भी कई राज्य ऐसे थे वो कच्चा अनाज दे रहे थे, भाई मान लीजिए 3 किलो या 4 किलो के हिसाब से वो महीने में उनके गार्जियंस को दे देते थे। अब आप कच्चा अनाज किसी को दे देंगे तो उसका तो भला होने वाला नहीं है भाई, वो तो वैसे ही व्यक्ति मजदूर है, उसके पास इतना टाइम नहीं है अपने बच्चे को प्रॉपर खाना टिफिन लगा के दे जाए स्कूल में, तो वैसे ही बच्चे की जो खाने की आपूर्ति है या जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जनहित याचिका जब गई तो यहाँ पे कड़ी फटकार लगाई है कि अब आपको सबको भोजन तो उपलब्ध कराना ही कराना है और मिड डे मील योजना भी स्ट्रिक्टली लागू करनी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और उसी के बाद सभी राज्यों ने मिड डे मील को स्ट्रिक्टली लागू करवाया। तो ये मिड डे मील की लागू होने की कहानी है। साथ ही सरकार को नए रोजगार पैदा करने और सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कि भाई सही से ये राज्य अपनी भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन्होंने 2 खाद्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से ये भोजन का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा बन पाया है और साथ ही साथ मिड डे मील भी स्ट्रिक्टली लागू हो पाया है। अब इसकी के बाद फिर भारत सरकार ने NFSA नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 में पारित किया और ये जो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है 2013 का, ये इसी न्यायिक सक्रियता का परिणाम था, जिसे आगे चलकर भारत सरकार ने पारित किया। यानी अब कानूनी रूप से भोजन की गारंटी ये अधिनियम देता है, यानी ये अधिनियम जो है भारत के हर व्यक्ति को कानूनी रूप से भोजन की गारंटी देता है। तभी आप लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ आज भी लगभग 70-80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। तो राशन लेने का जो रीजन है वो यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बात स्पष्ट कर दी है, 2001 के मामले में ये बात स्पष्ट कर दी है कि सभी को भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। यही कारण है कि आज भी हमारे भारत में बड़ी संख्या में लोगों को राशन दिया जा रहा है। और अब तो यहाँ पर कानून भी बन गया, अधिनियम भी आ गया है, NFSA वाला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि अब मिड डे मील स्कीम का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम PM पोषण कर दिया गया है और ये नाम 2021 में बदला गया है। इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। तो ऐसे करके हमने जान लिया कि जनहित याचिका का क्या रोल है, जनहित याचिका ने कैसे कैसे बड़े बड़े मुद्दे हल कराए हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि न्यायपालिका काम कर रही है, उसके बाद भी न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियाँ हैं। एक तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत की जो न्याय प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है और अक्सर इस बात को लेकर लोग आलोचना भी करते हैं कि न्याय के यहाँ पे विलम्ब बहुत होता है, बहुत समय लगता है। मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई दुर्व्यवहार अभी 2026 में हो रहा है और आपने एक मुकदमा दायर कर दिया, तो आपके खिलाफ जो भी ज्यादती हुई है, जो भी आपने परेशानी कष्ट झेला है, आप उसको लेकर कोर्ट में 7-8 साल 10 साल देते हैं, उसके बाद जजमेंट आ पाता है। तो आपके लिए फिर न्याय अन्याय से कम नहीं रह जाता है। भाई एक मामला 2026 में आपने दायर करवाया, अब उसका फैसला ही नहीं आया, 5-5-6 साल निकल गए, 10-10 साल निकल गए, आप चप्पलें घिस घिस के परेशान हैं, तो फिर ऐसे न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई भी गई हैं कि अदालतों की जो कार्यप्रणाली है इसमें कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आम आदमी के लिए न्याय को मुश्किल बनाती हैं। सबसे पहली बाधा है न्यायिक विलंब। मुकदमों की जो सुनवाई जो होती है उनमें कई कई साल लग जाते हैं और इसी वजह से इनके लिए प्रसिद्ध कथन भी है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर आप इंसाफ में देरी कर रहे हैं तो इंसाफ का कत्ल हो रहा है। भाई सही बात है, किसी व्यक्ति के साथ आज कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो,
आज कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई आज हीनियस क्राइम हो रहा हो और आप उसको सजा दे रहे हैं 10 साल 15 साल बाद, तब तक तो उसका दर्द है वो कम हो गया होगा, तब तक तो उसके जो घाव में भरने लगे होंगे, है ना। तब उसको आप सजा दें या तब उसको रिलीफ दें, तब उसका न्याय करें, तो मतलब नहीं रह जाएगा न्याय का। जैसे मान लीजिए किसी महिला के साथ आज कोई अत्याचार हो जाता है, कोई दुर्व्यवहार हो जाता है और आप आज से 30 साल बाद उसको न्याय दे रहे हैं, तो महिला भी कहेगी क्या ये न्याय है, ये तो अन्याय से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है और ये एग्जाम्पल भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या प्रशासनिक जो अमला है उसके काले अध्याय का भी एक उदाहरण है। यह है हासिमपुरा हत्याकांड 1987। हासिमपुरा जो है मेरठ का एक इलाका है और पूरा एरिया मुस्लिम एरिया है। 1987 में यहाँ पर क्या हुआ था, दंगा हुआ था। आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस जानते होंगे, और यूपी पुलिस में ही एक यूपी का एक सशस्त्र बल भी है जिसको यूपी पीएसी कहा जाता है, और पीएसी की फुल फॉर्म है प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। तो यहाँ पर क्या था, 87 में दंगा हुआ था। इस दंगे के दौरान एक पीएसी ट्रक ने एक मोहल्ले से लगभग 40-42 लोगों को उठाया, लगभग 50 या 45 लोग जो हैं, कई अखबारों में अलग अलग रिपोर्ट है, इन लोगों को उठाकर ये ले गए ट्रक में। अब चूंकि पुलिस कहीं भी ले जा रही है तो पुलिस से क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं भाई, पुलिस से दबंग स्थिति में है। तो पुलिस ने यही किया, पुलिस उन्हें रात के अंधेरे में उठा के ले गई। रास्ते में एक नहर बढ़ती थी, नहर के किनारे इन्होंने क्या किया, ये जितने मुस्लिम लोग थे इन सबको उतारा और लाइन खड़ा कर दिया, और उनमें से 42 या 43 लोगों को ऑन द स्पॉट गोली मार दी। कुछ लोग जो थे जो कि केवल जख्मी हो गए या गोली लगने के बाद इधर उधर से गोली निकल गई तो नहर में कूद गए, वो लोग बच गए। और बाद में बचे हुए लोगों ने जब गवाही दे दी तो फिर यूपी पीएसी पर एक्शन हुआ। अब ये जो सामूहिक हत्या का जो मुकदमा है ये 1987 में दायर किया गया। मुकदमे में काफ़ी ज़्यादा देरी भी हुई। देरी की वजह से मामला 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, और फिर फाइनली 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है और इनको उम्र कैद की सजा दी है। तो कहने का मतलब ये लगभग 31-32 साल लग गए, उसके बाद ये जजमेंट आ पाया। तो इस तरह के जजमेंट से क्या है, इस तरह का जजमेंट यानी इंसाफ में देरी है, नहीं इंसाफ का कत्ल है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप 87 में अगर कोई कांड हुआ था तो आप अगर 87 का 88-89 तक भी निपटा देते तो भी लोगों का न्यायपालिका में भरोसा बनता कि भाई न्याय हुआ है। आप 30-32 साल 35 साल, अब तो कोई पूरी जनरेशन चेंज हो गई है, तब आप न्याय दे रहे हैं, तो न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये जो हासिमपुरा हत्याकांड है ये देश की जो प्रशासनिक सेवा है या देश की जो राज्य सरकारें या जो आप अफसरशाही देख रहे हैं उसकी गुंडागर्दी की एक निशानी है। यानी इस तरह के जो वारदातें होती हैं ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। कई बार क्या है, एक यहाँ पर और भी बात बताइए, विरोधाभासी फैसले। आपने देखा होगा कि न्यायपालिका अक्सर अपने जो पुराने फैसले होती हैं इनको रिव्यू करती रहती है और नए फैसले जारी करती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पिछला फैसला जो था वो लोगों के हित में होता है, लेकिन नया फैसला जो आया वो लोगों के हित में नहीं है। जैसे 1985 का जो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का फैसला है, इसमें आजीविका के अधिकार को जीवन का अधिकार माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी भी की थी कि लोग जो फेरी वगैरह करते हैं या रेहड़ी पटरी पर अपना व्यवसाय करते हैं उनको ना हटाया जाए, झुग्गी झोपड़ियों को स्थापित ना किया जाए, ताकि लोगों का जो आजीविका का अधिकार है उसका हनन ना हो, क्योंकि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाल में ही आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अवैध बस्तियाँ हैं या इस तरह के जो स्लम एरिया हैं, झुग्गी एरिया हैं, उनको हटाने का निर्णय दिया है, और इनकी बस्तियों को तोड़ा भी जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो कई सामूहिक कार्यकर्ताओं का मानना ये है कि हाल के वर्षों में जो अदालतें हैं ये गरीबों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सख्त हुई हैं। जहाँ पहले यानी ओल्गा टेलिस केस में आजीविका बचाने पर जोर था, वहीं अब झुग्गी वासियों को कई बार घुसपैठिया मानकर उनको बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। यहाँ पर ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम को भी थोड़ा सा जान लीजिए। 1985 का मामला है। ओल्गा टेलिस जो है एक वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं। 1985 से पहले क्या था, 1980 के दशक के बाद में यहाँ पर बम्बई में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बम्बई में धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और यूपी बिहार साउथ के जो राज्य हैं जहाँ पर लोग गरीबी ज़्यादा है गांव में, तो वो लोग रोजगार की तलाश में बम्बई में आते हैं। जो महंगे इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहाँ तो उन्हें मकान मिल पाना मुश्किल है, तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पे सस्ते किराए पर मकान मिल जाते हैं, सस्ते किराए पर रूम मिल जाता है, तो लोग ऐसे करके वहाँ रहते हैं और आसपास वहाँ पर अपना रोजगार चलाते हैं। बम्बई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने जो वहाँ के फुटपाथ वगैरह है, रेडी पटरी हैं, इनको साफ करने के लिए एक अभियान चलाया था। इसके तहत जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनको भी हटाया गया,
या रेहड़ी पटरी पर जो रोजगार लोग कर रहे थे, अपना जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे, उनको हटा दिया। ऐसे में वहाँ पर संकट आ गया। तो यहाँ पर एक समाज सेवी और महिला पत्रकार थी ओल्गा टिलिस, इन्होंने इन लोगों की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की और इस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई व्यक्ति जो है आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। भाई पैसा कमाना भी जरूरी है, अगर हम पैसे ही नहीं कमाएंगे, आजीविका नहीं कमाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यदि किसी को उसकी झुग्गी या पटरी से उजाड़ा जाता है तो उसका रोजगार जो है खत्म हो जाता है, और ये जो रोजगार खत्म होता है ये उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी ओल्गा टिलिस बनाम बंबई नगर निगम। लेकिन हाल के वर्षों में आप लोग देख रहे हैं पुराने फैसले को उलटकर अब नए फैसले आ रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो रेहड़ी पटरी हैं, यहाँ पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको उखाड़ा जा रहा है। तो ये विरोधाभास है। हालांकि ये सब चुनौतियां होने के बावजूद भी, न्यायिक विलंब या न्याय में देरी या पुराने फैसले के बाद नए जो फैसले आ रहे हैं उनमें विरोधाभास होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में लोगों की आस्था फिर भी कोर्ट में ही बनी हुई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकारें आती जाती रहती हैं, और सरकारें जो हर सरकार, चाहे अभी जैसे बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चले, समाजवादी पार्टी चले, कोई भी चले, हर सरकार अपने एक एजेंडे पे काम करती है। सरकार जो होती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी स्थानीय पार्टी हो, सब अपने अपने एक एजेंडा उनका सेट होता है और उसी एजेंडे में रह के वो काम करती हैं। तो किसी सरकार से हम निष्पक्ष न्याय की डिमांड नहीं कर सकते कि वो निष्पक्षता दिखाएगी, ऐसा हो नहीं पाता है। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, कोई भी सरकार निष्पक्ष नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका एक और झुकाव जरूर होता है। तो आज की डेट में हम सबकी उम्मीद न्यायपालिका पे ही है। भले हमें देर से जजमेंट मिले, देर से हमें न्याय मिले, लेकिन हमें उम्मीद न्यायपालिका से ही है कि न्यायपालिका जो है भारत के नागरिकों के साथ न्याय करेगी। तो चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां हैं इन पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। तो आज भी हमारे भारत का जो विश्वास है, भारत के लोगों का विश्वास है, वो न्यायपालिका में है। जैसे आपने सुना भी होगा एक डायलॉग, आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो एक ही धमकी देता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। तो आज भी भारत के लोगों का जो भरोसा है वो न्यायपालिका पर है। यहाँ पर आपकी किताब में सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताया गया है। जैसे सतत विकास लक्ष्य 2 जो है ये जीरो हंगर से संबंधित है, यानी इसके तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और भुखमरी को समाप्त करना इसमें शामिल है। सतत विकास लक्ष्य 16 जो है ये शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित है। इसमें सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और जवाबदेह संस्थाओं का निर्माण करना ये शामिल है। आप लोग जानते होंगे सतत विकास लक्ष्य जो है ये 2030 तक के लिए रखे गए हैं। 2030 तक इनको अचीव करना है और इनकी संख्या जो 17 है, इनमें से 2 और 16 यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग रेगुलरली वीडियो देखा कीजिए। अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे देखकर हम ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, आपको देखिए जब तक आपको लेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको जो चैप्टर का पूरा एक फैक्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप MCQ नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी ये है कि पहले आप लेक्चर की वीडियो देखिए, पहले आप अध्याय को समझिए, अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहानी सर बता रहे हैं, क्या क्या तथ्य इसमें दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप MCQ अटेम्प्ट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप जो है 100% सफलता हासिल करेंगे। और आप शॉर्टकट अपनाएंगे, केवल MCQ से काम चल जाएगा, शॉर्ट में वीडियो देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों के मन में ये भी रहता है कि हम तो क्या है सर के नोट्स खरीद लेंगे, नोट्स से पढ़ लेंगे। लेकिन नोट्स खरीदना एक अलग बात है, खरीदना और समझना दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। नोट्स तो आप बाजार से बहुत सारी किताबें भी आ रही हैं, वो भी खरीद सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं हर चीज़ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप नोट्स खरीदने से पहले अगर आप वीडियो देख लेंगे, या नोट्स खरीदने के साथ साथ अगर आप वीडियो देख लेंगे, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, आप चीज़ों को और बारीकी से जान पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।